हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी मंथ के टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल अफेयर्स। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को दबा दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की पहली न्यूज़ देखते हैं।
इंडिया को चेयर करेगा IUCN को, कहां पर? एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, IUCN, पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, इन सब के लिए हेल्प करेगी, बढ़ावा देगी कि हमें प्रोटेक्टेड एरियाज को कैसे, अपने जंगलों को कैसे बचाना चाहिए, अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, बायोस्फीयर्स को और अच्छे से कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया अभी क्या है कि विल हेल्प अदर एशियन कंट्रीज इन मैनेजिंग देयर प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब दूसरी कंट्रीज के जो एशियन कंट्रीज हैं उनके प्रोटेक्टेड एरियाज को कैसे मैनेज करना है, कैसे वहां पर वर्क होता है, किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, वो सब पे बात करेगा। एंड इसीलिए इंडिया भी को चेयर करेगा IUCN की एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप को। ऑलराइट, देन अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि देखिए, इंडिया को चेयर करेगा किसको? IUCN। सबसे पहली चीज़ तो आपको IUCN की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये पूछे जाने के चांसेस नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पर क्वेश्चंस या डाटा जो आपको प्रोवाइड किया होता है उसमें आपको IUCN की बात की जाएगी। एंड अगर आपको IUCN की फुल फॉर्म ही नहीं पता तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों से। ऑलराइट, तो इंडिया क्या करेगा? IUCN को को चेयर करेगा। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, एंड इससे पहले जो को चेयर कर रहा था इसको IUCN को, वो कौन है? साउथ कोरिया को रिप्लेस करेगा। ठीक है, पहले साउथ कोरिया था, अब इंडिया ने साउथ कोरिया को रिप्लेस किया है। अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ें, इंडिया इज ऑल सेट टू को चेयर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, अ रीजनल फॉर्म टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर 3 years, 3 साल के लिए कंजर्व करेगा। ठीक है, एंड उसकी जो पूरी नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। ठीक, कितने क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया भी को चेयर करेगा IUCN को, कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। एंड अगर पूछा जाए कि इंडिया किसको रिप्लेस करेगा, वो है साउथ कोरिया। इंडिया साउथ कोरिया को रिप्लेस करेगा जिसने पहले 3 साल तक इस पोजीशन को होल्ड करके रखा था। ठीक है, देन India got this opportunity after successfully increasing the population of wild animals such as tigers, lions, leopards through protecting their habitats। हम देख रहे हैं कि हम टाइगर्स की धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, तो क्या इस इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिली भी इसी रीजन की वजह से कि इंडिया ने अपने एरिया में जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की, लायंस की एंड लेपर्ड्स की, उसको बढ़ाया है। एंड ये ग्लोबल स्केल पे रिकॉग्नाइज हुआ एंड सबको लगा कि इंडिया इस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, तो अब इंडिया को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हमें लीड करें एंड कैसे हम इन चीज़ों को आगे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सारे एनिमल्स को। ऑलराइट, तो इंडिया को चेयर करेगा IUCN को। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपका कि कौन इस बार IUCN को, एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप को चेयर कर रहा है? तो कौन कर रहा है इस बार? वो इंडिया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया नेपाल को अभी एज अ पोस्ट क्वेक एड 30.66 करोड़ नेपालीज रुपीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एज एन असिस्टेंस टू बिल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आई रिपीट, इंडिया नेपाल को 30.66 करोड़ नेपालीज रुपीज प्रोवाइड करेगा एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट क्वेक एड टू बिल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जब वहाँ पे अभी हमने देखा था भूकंप आया था, तो भूकंप आने के बाद वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होती है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड बिल्ड करने के लिए वहाँ पे जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ या फिर अलग से उन्हें अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इंडिया अपनी तरफ से 30.66 करोड़ नेपालीज रुपीज को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ताकि उनकी हेल्प हो सके। इंडिया प्रोवाइड करेगा नेपाल को कितना अमाउंट? 30.66 करोड़ नेपालीज रुपीज। ये याद रखना है, इंडियन रुपीज में मत समझना इसको। ठीक है, एंड किस लिए प्रोवाइड करेगा? टू बिल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखें, इंडिया प्रोवाइड अ ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 30.66 करोड़ नेपालीज रुपीज, जो कि इंडियन रुपीज में 19.21 करोड़ रुपए हो जाते हैं, टू नेपाल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डैमेज ड्यूरिंग द 2015 अर्थक्वेक। जो 2015 में वहां पे अर्थक्वेक आया था, उसमें जो जो एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचा था या फिर वहां पे अगर रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं कुछ बिल्डिंग्स की वो, तो इंडिया उसको हेल्प करेगा नेपाल को। द चेक वॉज हैंडेड ओवर बाय नाम्या खाम्पाजी, जो कि डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन एट द इंडियन एम्बेसी, टू सुशील गैवाली जी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नेपाल रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी के। With the handing over the money, India has reimbursed an amount of Nepali rupees 81.98 करोड़, इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 51.37 करोड़ होते हैं, टू नेपाल फॉर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, इंडिया हैज कमिटेड एन ग्रेट असिस्टेंस ऑफ 50 मिलियन US$ टुवर्ड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन नेपाल। मतलब इंडिया ने कमिट किया है कि हम कम से कम 50 मिलियन US$ प्रोवाइड करेंगे एज असिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाने में नेपाल में। द प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड इन गोरखा, ये कुछ लोकेशंस हैं नेपाल की जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे नेपाल की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। इंडियाज ग्रांट ऑफ Nepali rupees of 44.14 million to Nepal, and another separate meeting India also granted 2.76 करोड़ टू नेपाल अंडर नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। एक अलग से असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया 2.76 करोड़ रुपीस का नेपाल को अंदर नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंडर। ठीक है, तो दो असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए हैं अभी, एक तो है 19.21 करोड़ का इंडिया की तरफ से इंडियन रुपीस में, एंड 2.76 करोड़ का अंडर नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। किनको दिया गया है? इंडिया की तरफ से नेपाल को। एंड जो 19.21 करोड़ का असिस्टेंस दिया गया ये बेसिकली आपके रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है कि जो 2015 में अर्थक्वेक में डैमेज हो गए थे, उन जगह पे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फिर से रिपेयर कर सके, बना सके। एंड अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स याद रखनी है तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये नेपाल में रिकंस्ट्रक्शन वर्क अभी स्टार्ट होगा हमारी असिस्टेंट के साथ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया अभी 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज को चेयर करेगा। द सिक्योरिटी काउंसिल विच इंक्लूड 3 कमिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS त्रिमूर्ति जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने 3 कमिटीज के बारे में पॉइंट इशू उठाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड इंडिया इनको चेयर करेगा। देखते हैं इन 3 कमिटीज के बारे में। नाम सबसे पहले तो याद रखिएगा, पहली है तालिबान सैंक्शंस, दूसरी है आपकी काउंटर टेररिज्म कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी, एंड तीसरी है आपकी लीबियन सैंक्शंस कमेटी। ठीक है, इन 3 कमिटीज का नाम याद रखिएगा। अगर हम इनके बारे में डिटेल्स पढ़ें कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन TS त्रिमूर्ति जी अनाउंस्ड दैट इंडिया विल हैड 3 इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। काउंटर टेररिज्म कमेटी UNSC की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है ये। ठीक है, पहली तालिबान सैंक्शन कमेटी, दूसरी लीबिया सैंक्शंस कमेटी, ठीक है, और तीसरी तालिबान सैंक्शन काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शन कमेटी। ये 3 कमेटी हो गई जो आपको याद रखनी है। ऑलराइट, तो ऑन जनवरी 2021 इंडिया बिगेन इट्स 8th टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 2 साल का टर्नओवर था, ये भी याद रखना है। ठीक है, कि इंडिया का जो टर्म रहेगा नॉन परमानेंट मेंबर का एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कितने साल का रहेगा? 2 साल का रहेगा। ठीक है, और ये इंडिया का 8th टर्म है एज नॉन परमानेंट मेंबर, 8वीं बार बना है ये। ठीक, फिर अगर हम कमिटीज की बात करें, ठीक है, जो मेन कमिटीज आपकी रहेंगी, सबसे पहले हम देखेंगे आपसे काउंटर टेररिज्म कमेटी। काउंटर टेररिज्म कमेटी क्या है कि इंडिया विल चेयर द कमेटी इन 2022 विच विल कोइंसाइड विद द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। द मेन फंक्शन ऑफ द कमेटी इज टू प्रिवेंट टेररिस्ट एक्ट्स विद इन देयर बॉर्डर्स एंड अक्रॉस द रीजन। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि काउंटर टेररिज्म कमेटी, काउंटर मतलब उसको टैकल करना, टेररिज्म से टैकल करने के लिए, ताकि इंडिया के अंदर, खुद इंडिया के कंट्री में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं बाहर पे टेररिज्म की वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो। पहली कमेटी तो ये हो गई काउंटर टेररिज्म कमेटी। फिर नेक्स्ट कमेटी की बात करते हैं तालिबान सैंक्शंस कमेटी।
also known as the 1988 Sanctions Committee, focuses on the presence of the terrorists and their sponsors in the region of Afghanistan. ये आपकी तालिबान सैंक्शंस कमेटी क्या कहती है कि ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या हम आगे प्रिकॉशंस ले सकते हैं या फिर हम क्या एक्शंस ले सकते हैं किस चीज़ के लिए कि जो टेररिस्ट हैं और उनको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं अफगानिस्तान रीजन में, उन पे लोगों के लिए वहाँ पे कैसे हम कोई एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। तो दूसरी आपकी कमेटी होगी तालिबान सैंक्शंस कमेटी। फिर तीसरी हम बात करेंगे लीबिया सैंक्शंस कमेटी। ये कमेटी फोकस करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैंक्शंस रेजिम, टू वे आर्म्स एम्ब्रॉयगो ऑन लाइव लीबिया, एसेट्स फ्रीज, ट्रैवल बैन, मेजर्स ऑन इलिसिट एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। मतलब वहां पे ट्रैवल बैन के लिए, एसेट्स फ्रीज करने के लिए या फिर इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम के लिए टू वे आर्म्स एम्बार्गो ऑन लीबिया। ठीक है, ताकि वहां के लोग भी सेव रहे। बेसिकली ये तीनों कमेटी अगर आप ध्यान से देखें, आप इनके बारे में पढ़ेंगे एक बार फिर से, तो आपको समझ आएगा कि ये सारी ही इंडिया ने आपके टेररिज्म को उठाने के लिए, टेररिज्म को एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए कि टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसी वजह से ये तीनों कमेटी को उठाया है एंड इसको क्या चेयर करेगी, कहाँ पे, और ये रिलीज किसने किया, ये आपके इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने, जो कि हैं टीएस त्रिमूर्ति जी। ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट रहेंगी तीनों कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शंस कमेटी और लीबिया सैंक्शंस कमेटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस करेंगे की इश्यूज को, सच एज टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन हमें पता ही है कि यहाँ पे चाइना अपना प्रेजेंस ज़्यादा ना बढ़ाए, इसी वजह से आपका इंडिया, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया सब मिलके क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन पे अपना काबू करना चाहते हैं ताकि चाइना का प्रेजेंस वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल ना हो सके। ऑलराइट, तो ये आपकी जो एक मीटिंग हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये न्यू दिल्ली में हुई थी सबसे पहली चीज़। ठीक है, और ये कोऑपरेटिव वेरियस इश्यूज पे बात करेंगे हम, जैसे कि हम एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी की वाइज। फिर अगर हम एक दूसरी कंट्रीज को कोई मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए होगा, इतना कोरोना फैल रहा हुआ है, तो इस पेंडेमिक में एक दूसरे की हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे को कैसे हम वेरियस इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर यहाँ पे बात की जाएगी कि हम सिक्योरिटी में कैसे एक दूसरे के डिफेंस एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराते हैं ताकि एक दूसरे से ज़्यादा मिलजुल सकें लोग एंड वहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बन सके, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो सके दो कंट्रीज के बीच में, दो कंट्री के लोगों के बीच में, दोनों कम्युनिटी अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ें, द एनुअल इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 टू डिस्कस रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, वेयर इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय अजीत डोवाल जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडियन डेलीगेशन कौन थे इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में? वो थे आपके हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है? अजीत डोवाल जी। तो ये चीज भी याद रखिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कि फ्रेंच डेलीगेशन वॉज रिप्रेजेंटेड बाय किन के द्वारा? एनुअल बोने जी के द्वारा। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक एडवाइजर है फ्रेंच प्रेसिडेंट के। द की फोकस जो रहेगा इस बार हम जो डिस्कशन का था वो था कोविड-19 वैक्सीन, कोऑपरेशन विद इन द इंडो पैसिफिक एरियाज, न्यूक्लियर, स्पेस, मैरीटाइम सेफ्टी, एनवायरनमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस सेक्टर। एज आई मेंशन कि एक दूसरी कंट्री से हम इन दोनों इंडिया और फ्रांस के बीच में ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो सके, तो हम ऑलमोस्ट ऑल बातों पर हम यहाँ पे क्या डिस्कशन हुई, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में था कि चाइना का पावर ज़्यादा ना बढ़ सके, न्यूक्लियर में हम कि एक दूसरे से कैसे हम टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से डाटा शेयर कर पाएंगे, स्पेस से रिलेटेड, मैरीटाइम सेफ्टी आपका इंडो पैसिफिक रीजन में आ गया, फिर इन्वायरमेंट पे कैसे एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है, इकोनॉमी में, काउंटर टेररिज्म में हमने देखा कि फ्रांस में भी एंड यहाँ पे इंडिया में भी टेररिज्म फैला हुआ है, साइबर सिक्योरिटी पे एंड डिफेंस सेक्टर्स पे हम यहाँ पे बात करेंगे। द लास्ट एडिशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक डायलॉग वॉज हेल्ड इन फरवरी 20 इन पेरिस। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपके ये डायलॉग्स होते हैं ना, एक बार इंडिया में होगा, एक बार आपका फ्रांस में होगा। अभी 2020 में पेरिस में हुआ था, तो अब 2021 में हमने न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार ने चेयर की है 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग को। आई रिपीट,
डॉक्टर अजय कुमार ने, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने को चेयर किया 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग को। ऑलराइट, अगर मैं आपको डाटा दूं, जो मेन चीज याद रखने की आपको, डॉक्टर अजय कुमार, ये क्या है हमारे, पहली चीज ये तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इन्होंने को चेयर करा है किस चीज को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग को। 13th एडिशन है, तो ये भी याद रखना कि कौन सा एडिशन था इंडिया वियतनाम डायलॉग का, डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग का, तो वो 13th एडिशन था, ठीक है। तो इंडिया वियतनाम सिक्योरिटी डायलॉग को अजय कुमार जी ने, डॉक्टर अजय कुमार, जो कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने को चेयर करा। ऑलराइट, फिर अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखें कि 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग वाज हेल्ड वर्चुअली। डॉक्टर अजय कुमार, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एंड लेफ्टिनेंट जनरल न्यूंग शिन वी, जो कि डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, को चेयर द मीटिंग। इन दोनों ने मीटिंग को को चेयर करा, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द मीटिंग both sides exchanged their views on a plan of action that emerged from the virtual summit between Indian Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Vietnam। इन दोनों के बीच में जो एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल समिट हुई थी, उस पे इन्होंने व्यूज एक्सचेंज किए एंड डिस्कशन की कि हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को। फिर बोथ द साइड्स डिस्कस द न्यू एरियाज ऑफ डिफेंस कॉर्पोरेशन, कि हम एक दूसरे से कैसे डिफेंस में कॉपरेट कर सकते हैं। हमें अगर कोई इक्विपमेंट की हेल्प चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो हम एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार हैं। देन रिव्यूज प्रोग्रेस ऑन बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स, एक्सप्रेस्ड कमिटमेंट टू इवेल्युएट एंगेजमेंट्स बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ बोथ कंट्रीज अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब आ गया ना कि एलिवेट एंगेजमेंट, मतलब हम जैसे एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास है आपका इंडिया एंड यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऐसे ही कि हम एक दूसरी की कंट्रीज के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज कराते रहें ताकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। ऑलराइट, एंड लास्ट कि रिव्यूड द प्रोग्रेस मेड इन द डिफेंस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एंड एग्रीड फॉर द ग्रेटर कॉपरेशन इन द फील्ड। ऑलराइट, तो ये हैं आपके डॉक्टर अजय कुमार जी, इन्होंने को चेयर की 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हम बात करेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही, किस कंट्री ने टॉप किया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, एंड इंडिया का क्या स्कोर रहा, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो इंडिया की रैंक रही, इसमें पहली चीज तो ये याद रखने की है कि 85 रैंक थी। इंडिया का स्कोर था 58, जस्ट अपोजिट, तो याद रहने में आसानी होगी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 85 एंड स्कोर था 58। फिर जो टॉप किया जिसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, वो है 191 के साथ, ठीक है। ये स्कोर था जापान का, एंड जो फर्स्ट रैंक रही वो है जापान की विद अ स्कोर ऑफ 191, ठीक है। जापान ने ये 3 साल से पोजीशन होल्ड की हुई है फर्स्ट रैंक की। एंड इंडिया की अगर हम बात करें, 2020 में इंडिया की रैंक थी 84, 2020 में 84 एंड 2021 में इंडिया की रैंक रही 85। ये था आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अगर हम इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2021 global ranking released where India was ranked 85th with visa free score of 58. Visa free score states that India passport holders can get visit to 58 countries without a prior visa। मतलब इंडिया का स्कोर 58 रहा। इसका क्या मतलब है कि इंडिया, अगर इंडियन पीपल कोई भी अगर बाहर जाता है किसी दूसरी कंट्री में, तो 58 कंट्रीज में वो विदाउट वीजा जा सकते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज में उन्हें पहले से वीजा लेना पड़ेगा, वीजा अप्रूवल आना चाहिए, तब वो दूसरी कंट्रीज में अपना जा सकते हैं, वरना 58 कंट्रीज में वो वीजा वहां कंट्री में पहुंच के ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें फिर जापान, तो 191 कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकता है। ऑलराइट, फिर जो लास्ट इंडिया शेयर्ड अपनी रैंक विद तजाकिस्तान, इंडिया और तजाकिस्तान की रैंक सेम रही, जो कि है 85। इन इंडिया की रैंक थी इन 2020 इंडिया की रैंक रही 84, एंड ये आपका जापान ने टॉप किया विद वीजा स्कोर ऑफ 191, एंड ये 3 साल से जापान टॉप पोजीशन पे है इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट न्यूज।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज अडेप्शन रिपोर्ट की। आपकी क्लाइमेट चेंज अडेप्शन रिपोर्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाता है कि ये रिलीज कौन करता है। आपकी क्लाइमेट चेंज अडेप्शन रिपोर्ट रिलीज की जाती है यूएनईपी के द्वारा, जो कि होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और याद रखिएगा इस बार इसका ये 5th एडिशन था। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन रिपोर्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इस बार इसका 5th एडिशन था। ऑलराइट, ठीक है। एंड इस बार जो इसमें डाटा रिलीज हुआ ना आपकी क्लाइमेट चेंज एडेप्शन रिपोर्ट में, वो ये था कि अब जो हम एनुअल कॉस्ट स्पेंड करते हैं ना क्लाइमेट में, क्लाइमेट के लिए, या फिर कैसे हम अपना पॉल्यूशन कम करें, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी फील्ड में हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो 2050 तक 4 टाइम्स हो जाएगा। 2050 तक वो अमाउंट 4 टाइम्स हो जाएगा, जो भी अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं एनवायरमेंट पे। ऑलराइट, तो अगर हम इसके बारे में कुछ डाटा पढ़ें, द 5th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स यूएनईपी अडेप्शन रिपोर्ट 2020 was launched during a high-level online press event. The report was produced by UNEP in collaboration with UNEP DTU World and the World Adaptation Science Program. तो UNEP DTU इनका पार्टनर था, एंड इनके साथ यूएनईपी के साथ वर्ल्ड अडेप्शन साइंस प्रोग्राम ने मिलकर इस डाटा को रिलीज किया, इस रिपोर्ट को रिलीज किया। इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्ट, द एक्शंस रिक्वायर्ड बाय द पेरिस एग्रीमेंट आर लैगिंग बिहाइंड। दो nations have success in planning and implementation, there is a huge gap faced by the developing countries, especially in Africa and Asia. Notably, the annual cost of the adaptation to the effects of the climate change for the developing countries is estimated to least quadruple, मतलब 4 times हो जाएंगी वो by कब तक? 2050 तक। ऑल राइट, सो ये डाटा इंपॉर्टेंट है याद रखने का आपको, कि जो पॉइंट 3 है कि जो डाटा आपका अमाउंट स्पेंड करेंगे आप, एनुअल कॉस्ट रहेगी अपने क्लाइमेट चेंज पे खर्च करने की, वो 4 टाइम्स हो जाएगी 2050 तक। ऑलराइट, तो क्लाइमेट चेंज अडेप्शन रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? यूएनईपी। ये इस बार 5th एडिशन थी, एंड जो डाटा से रिपोर्ट में से डाटा निकला वो ये है कि अमाउंट जो हम स्पेंड करेंगे क्लाइमेट चेंज पे 2050 तक, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उसके अनुसार इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन है। डायस्पोरा पॉपुलेशन मतलब हम वर्ल्ड में सबसे, इंडियन पीपल वर्ल्ड की हर कंट्री में फैले हुए हैं, एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब उनकी जो अमाउंट है, मतलब 18 मिलियन इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं एक्सेप्ट इंडिया। तो ये जो डायस्पोरा है पॉपुलेशन का, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस का है। 18 मिलियन मतलब आपके 1,80,00,000 लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, ठीक है, इंडियन पीपल। तो इस रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट रिलीज की गई, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, ठीक है। फिर रिपोर्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है इस बार। जो रिपोर्ट का नाम है, हमने देखा कि इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020, ये आपके रिपोर्ट का नाम है। एंड जो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये रिलीज की गई है अंडेसा के द्वारा, UNDES से, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। फिर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो एक होता है कि बाहर गए, जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि लोग इंडिया से लार्जेस्ट दूसरी कंट्रीज में गए। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इमिग्रेंट कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा, कि मतलब दूसरी कंट्री से सबसे ज़्यादा कहाँ पर माइग्रेंट जाके बसे हैं, तो आपको याद रखना है कि यूरोप ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को होस्ट करा है। अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम रिपोर्ट का नाम देखते हैं। आपको रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए, वो है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020। ये रिपोर्ट को रिलीज किन के द्वारा करा गया? वो है अंडेसा के द्वारा। अंडेसा की फुल फॉर्म आपकी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ऑलराइट, इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। फिर आपको याद रखना है कि इंडिया का जो डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है, वो 18 मिलियन का है। एंड अगर हम 18 मिलियन बात करें, आपका 1 मिलियन जो होता है ना,
याद रखिएगा, हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेगा, 10 लाख के बराबर होता है। तो 18 मिलियन कितने के बराबर हुआ आपके, सिंपल कैलकुलेशन देखा जाए तो 1 करोड़ 80 लाख के बराबर हुआ। ऑलराइट, तो मतलब 1 करोड़ 80 लाख लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन पॉपुलेशन फैली हुई है। ठीक, अगर हम कुछ डाटा इससे रिलेटेड देखें कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UNDESA, in 2020 18 million persons from India were living outside their country of their birth, thus making it the world's largest transnational community. India is followed by Mexico and Russia, 11 million each. चाइना से 10 मिलियन लोग बाहर रह रहे हैं एंड सीरिया अरब रिपब्लिक से 8 मिलियन। द यूनाइटेड अरब एमारेट के 3.5 मिलियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2.7 मिलियन आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। मतलब यूएई में 3.35 लाख लोग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 27 लाख लोग और सऊदी अरेबिया में 25 लाख लोग इंडिया से जाके इन कंट्रीज में रह रहे हैं। Alright, at global level, the number of international migrants living outside their country of birth reached 281 million in 2020। मतलब इतने लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में सेटल हुए हैं। ये एक डाटा रिपोर्ट बताती है, इंटरनेशनल माइग्रेंट रिपोर्ट जो बता रही है आपकी 2020 में। Alright, then the growth of international migration has slowed by 27% or 2 million due to COVID-19. Europe hosted the largest number of international migrants in 2020, roughly 87 million. 87 million यूरोप ने अपनी कंट्री में लोग लिए दूसरी कंट्रीज से। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखने का है आपको कि इंडिया की रिपोर्ट सबसे पहले नाम याद रखना है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट का नाम रहा, रिलीज की गई अंडेसा के द्वारा। फिर ठीक है, अंडेसा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, और 18 मिलियन लोग इंडिया से अपनी इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ADB जो कि है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने, इन दोनों ने मिलके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि क्लीन एंड सस्टेनेबल ओशन पार्टनरशिप से रिलेटेड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओशंस को साफ करने के लिए, सिंपल क्वेश्चन, ओशंस को साफ करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन साथ आई, वो है ADB एंड EIB। क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज आएंगी, ADB जो क्या आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला एंड फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों ने मिलके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया किसको, ओशन को साफ करने का, टू क्लीन ओशंस। ऑलराइट, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव कर सकें। अभी रिसेंटली आपने देखा कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया हमारे ओशंस में, कहीं पे बाढ़ भी आ जाती है तो क्या होता है, वहाँ का सारा, अभी ओशन में, अभी मुंबई में आपने देखा तूफान आया था, मुंबई गुजरात में, तो क्या था, ओशन ने वापस अपना सीने सारा कूड़ा कचरा वापस क्या है, लैंड पे वापस फेंक दिया। तो ये क्या है कि हम कितना पॉल्यूट कर रहे हैं अपनी सी बॉडीज को, उसको हम साफ करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने मिलके क्या करा है कि हम ओशंस को साफ करेंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में अगर हम कुछ और डिटेल्स पढ़ें। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इनिशिएटेड अ क्लीन एंड सस्टेनेबल ओशन पार्टनरशिप टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द क्लाइमेट गोल्स एज एडवाइज्ड इन द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके हिसाब से ये वर्क करेंगे इसके अंडर, ये भी चीज याद रखने की है। इन दिस रिगार्ड both entities will support the initiatives of Asia and the Pacific. The partnership will strengthen the capacity of both entities to support high impact objects. They will also develop joint technical assistance program and advisory support to help their partners in achieving the sustainable development goals of blue economy. All right, तो याद रखिएगा दो नाम इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया सेटअप करेगा $1 मिलियन का फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन विद अरब कंट्रीज। आई रिपीट कि इंडिया सेटअप करेगा एक फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन विद अरब कंट्रीज जो कि $1 मिलियन की होने वाली है। ठीक है, फिर ये जो मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये चीज़ बोली गई, जहाँ पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, उस मीटिंग को चेयर किया गया किनके द्वारा, वो संजय भट्टाचार्य जी के द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया जहाँ पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया।
ऑल राइट, कि $1 मिलियन का फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन विद अरब कंट्रीज। अगर इसके बारे में हम डाटा कुछ देखें, Third senior officials meeting of Arab India Cooperation Forum was held through video conference. The meeting was co-chaired by Sanjay Bhattacharya ji, Minister of External Affairs, Government of India, and Ambassador Mohammad Abu Al Khair ji, जो कि Assistant Foreign Minister हैं and Permanent Representative of Egypt to the League of Arab States. मेन तो आपको इंडिया के ही याद रखना है, नाम तो संजय भट्टाचार्य जी का याद रखिएगा। फिर इंडिया टू सेट अप $1 मिलियन फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन विद अरब। During this meeting, India decided to establish $1 million, about 7.32 crore rupees financial facility for academic collaboration with Arab. This establishment will have a vast impact on people-to-people contracts between Delhi and its extended neighbors. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। क्वेश्चन सिंपली ये भी पूछा गया कई बार कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किन के द्वारा या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, तो ये आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही याद रखने का है कि ग्लोबल, और सबसे इंपॉर्टेंट भी इस टॉपिक से देखें तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है और इस बार इसका 16th एडिशन था। ठीक है, आपको इसके रिपोर्ट की अगर हम कुछ बात पढ़ें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021, ये इसका 16th एडिशन था। द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन द ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वेज अंडरटेकन बाय ओवर 650 मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डाइवर्स लीडरशिप कम्युनिटीज। The report is being released before the World Economic Forum's upcoming virtual Davos agenda scheduled to be held between January 25-29, 2021 में। The main objective behind the publishing of the report is to enable better preparation by government and other international communities during the time of crisis. The report is prepared by strategic partners Marsh McLennan in partnership with SK Group and Zurich Insurance Group. तो ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या बताएगी कि हम आने वाले डेकेड में हम हमारे अर्थ पर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उससे रिलेटेड ये डाटा पहले ही रिलीज कर दिया जाता है ताकि जब गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस जब इस पर डिस्कशन करें, उनकी मीटिंग हो, तो उनके पास पहले से स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर्ड हो कि अगर ये सिचुएशन होती है तो हम इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज करती है एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत जगह ये पूछा भी गया आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फर्स्ट ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन को बैन करने के लिए एक ट्रीटी साइन की जा रही है अब अलग अलग देशों के द्वारा। अभी तक 86 नेशंस ने ये ट्रीटी को साइन कर दिया है। इसके अनुसार क्या है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज ना करें, ताकि जिसके पास आज न्यूक्लियर वेपन है तो वो ऑब्वियसली एक सुपीरियर पावर बन जाता है, और बहुत ही कम देशों के पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स है, बाकी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि दूसरे को इतनी सुपीरियर पावर ना मिले। तो अभी हमने देखा कि ये जो ट्रीटी बैन हुई तो अभी तक 86 नेशंस ने ये ट्रीटी को साइन किया है, लेकिन जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, फ्रांस, ये इन सब ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये ऐसी ट्रीटी आए, हम वो सुपीरियरिटी लॉस कर देंगे। ठीक है, अगर इसके बारे में हम कुछ पढ़ें, Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons adopted by the United Nations General Assembly came into force on January 22, 21. It is the first ever international agreement which prohibits nuclear weapons. The treaty was adopted in 2017 by the United Nations General Assembly. The signatories of the agreements are डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग, ट्रांसफरिंग, यूजिंग एंड थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मतलब आप न्यूक्लियर से रिलेटेड काम नहीं करेंगे, प्रॉबिट कर दिए जाएंगे इनको कि टेस्टिंग नहीं होगी, उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, आप स्टॉक करके नहीं रखेंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते या एक कंट्री से दूसरी कंट्री को दे नहीं सकते। If any nuclear armed state are joining the treaty, a time-bound framework which leads to verified and irreversible elimination of its nuclear weapon program is provided. Until now, 86 nations have signed and 52 have ratified it.
However, nuclear capable countries such as the United States, Russia, Britain, China, France, India, Pakistan, North Korea, and Israel, undeclared nuclear power, did not support the treaty or nor has signed it. तो जैसा मैंने आपको बताया, इन कंट्रीज ने उस ट्रीटी को साइन नहीं करा है. Countries which rely on nuclear weapons of other countries such as 27 members of NATO, North Atlantic Treaty Organization, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया ने भी इसको साइन नहीं करा है. ऑलराइट, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए एक ट्रीटी स्टार्ट की गई थी उसमें कितने नेशंस ने अभी तक साइन किया है, तो वो 86 नेशंस ने साइन किया है. आपका ऑड वन आउट के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने साइन नहीं करा है. ठीक है, इसके अलावा कोई एक ऐसी कंट्री दे देंगे जिन्होंने साइन करा है एंड आपको ऑड वन आउट बताना होगा. तो ये आपको चार ये कंट्रीज के नाम याद कर लीजिएगा: यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल. इन्होंने साइन नहीं करा है. पहली. दूसरे कौन? ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने साइन नहीं करा है. नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, दोनों कोरिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान. फिर जो मेन पावर्स हो गई यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इन्होंने साइन नहीं करा है. चलिए नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूएन की एक रिपोर्ट आई है एजिंग डैम्स के ऊपर. एजिंग डैम के ऊपर मतलब डैम सब बूढ़े हो रहे हैं. मतलब जैसे जैसे एक बिल्डिंग को टाइम होता जाता है तो उसकी रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें, ताकि रिपेयरिंग हो सके एंड वो स्ट्रक्चर होल्ड कर सके, वो स्ट्रक्चर खड़ा रहे, मजबूत हो सके. अगर वो जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा, काफ़ी साल बीत जाएंगे, तो वो क्या है, कंस्ट्रक्शन, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपका हल्का हो जाएगा, वो क्या होगा, वीक हो जाएगा एंड वो टूट जाएगा. अगर डैम टूटते हैं तो आपको पता ही है कितनी बड़ी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो सकती है. तो ये एक डाटा रिलीज हुआ है, यूएन रिपोर्ट आई है, उसमें डाटा रिलीज हुआ है कि जो एजिंग डैम्स हैं इंडिया में वो क्या है, एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर रहे हैं, क्योंकि जो डैम्स बने थे उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. ठीक है, फिर जो वर्ल्ड के 55% डैम्स है ना, वो एशियन कंट्रीज में ही है. 4 एशियन कंट्रीज में दुनिया का आधे से ज़्यादा डैम्स हैं. जैसे चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया, ये वो 4 एशियन कंट्रीज हैं जिसमें दुनिया के 55% डैम्स हैं. ठीक है, तो अगर हम इस रिपोर्ट को देखें, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ रिलीज्ड अ रिपोर्ट. डाटा ये रिपोर्ट एक रिलीज किसके द्वारा की गई? इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के द्वारा. इनकी जो रिपोर्ट का नाम था एजिंग वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क. द रिपोर्ट स्टेट्स दैट aging of large dams is an emerging global development issue as they pose threat to human safety and environment. सेफ्टी के लिए तो एक थ्रेट है, क्योंकि अगर वो टूट जाता है, जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा वो टूटेगा, एंड अगर वो टूटता है तो बहुत ज़्यादा एक बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो सकती है. Globally, around 10,000 or more dams have reached or exceeded the alert age limit of 50 years and many dams is expected to approach 100 years soon. कुछ सालों को तो 50 साल एज अलर्ट एज होती है कि 50 साल से ज़्यादा डैम हो जाएगा तो उसको या फिर डीकमीशन करेंगे या फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे. लेकिन कई डैम्स तो हैं 100 साल भी हो चुके हैं, तो सोचिए कितना ज़्यादा थ्रेट है. अराउंड 32,716 लार्ज डैम्स, जो कि 55% है वर्ल्ड का, आर सिचुएटेड ओनली इन 4 एशियन कंट्रीज, जो कि हैं चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया. इन इंडिया अराउंड 1115 लार्ज डैम्स आर सेट टू रीच द 50 ईयर का मार्क, जो कि 50 साल बोला जाता है 2025 तक. कम से कम 1115 डैम है आपके जो 50 साल पुराने हो जाएंगे. The report consists of case studies of decommissioning and aging of dams from the United States, France, Canada, India, Japan, Zambia and Zimbabwe. ठीक है, तो ये रिपोर्ट क्या बताती है? सबसे पहले तो याद रखिएगा रिपोर्ट का नाम जो कि है एजिंग वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क. रिलीज की गई इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के द्वारा. ये बोलती है कि 50 साल से ज़्यादा अगर डैम को हो जाते हैं तो अलर्ट एज होती है 50 साल, लेकिन कई डैम हैं जिनको 100 साल भी होने वाले हैं. एंड इंडिया की बात करें तो 2025 तक 1115 डैम ऐसे हैं जो 50 साल का मार्क टच करेंगे 2025 तक. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया ने रिकॉर्ड करा 13% ग्रोथ इन एफडीआई. 13% की ग्रोथ हमने रिकॉर्ड करी है एफडीआई में, जो कि होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट.
ठीक है। दूसरी बाहर की कंट्रीज की जो कंपनीज होती हैं उन्होंने आके इंडिया में निवेश करा। ये डाटा बता रहा है कि 13% का ग्रोथ देखा गया है इसमें। ये डाटा रिलीज किसने किया, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आपसे कि जो एफडीआई का ग्रोथ का 13% हमने डाटा आपको प्रोवाइड किया, ये किसने, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज किया गया है। ये रिलीज किया जाता है अनकार्ड के द्वारा, UNCTAD के द्वारा। ऑलराइट, सबसे पहली चीज UNCTAD, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है। इंडिया का डाटा अगर हम देखें, इस बार इंडिया की 13% ग्रोथ आई है इन एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस बार किस कंट्री का रहा, वो था चाइना का। सरपास कर दिया उसने यूएसए को। सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पर हुई है, चाइना में हुई है। पहले यूएस में होती थी, लेकिन चाइना ने अब यूएस को सरपास कर लिया है। ऑलराइट, अगर हम इसके बारे में कुछ डाटा देखें, इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि UNCTAD's 38th ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर, after 1990s the year 2020 saw a fall down in the global foreign direct investment। क्यों? क्योंकि अब पेंडेमिक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जो ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबली आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुआ, विच डिक्रीज्ड 42% टू 859 बिलियन फ्रॉम 1 पॉइंट, मतलब सिर्फ वो आपका 859 बिलियन रह गया, जो कि पहले का कितना था, 1.5 ट्रिलियन था 2019 में। डाटा जो कि 1.5 ट्रिलियन था 2019 में, वो डाटा अब कितना रह गया 2020 में, 859 बिलियन का। ठीक है, ये ग्लोबल की बात हो रही है। लेकिन इंडिया में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रेरली मतलब ग्लोबली तो ऐसा हुआ, लेकिन इंडिया में इंक्रीज हुआ 13% एफडीआई का, जो कि 57 बिलियन था, इज ड्रिवन बाय द इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल सेक्टर। China pocketed a maximum FDI of 163 billion with 4% increase, that is, it became the world's largest FDI recipient, even being a place of COVID-19 evolution। बेशक वहां पे COVID-19 एमर्ज हुआ, वुहान में एमर्ज हुआ जैसा बोला जा रहा है, उसके बावजूद भी जो चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ा 4% के थ्रू, एंड इंडिया का बढ़ा कितना, 3%, चाइना का 4%। डाटा मार्क करके चलिएगा ये। फिर a major decline in the FDI inflows was concentrated in developed countries such as UK, US, Italy, Russia, Germany, Brazil, where fund flow fell by 69 to an estimated 229 बिलियन डॉलर तक उनका FDI गिर गया। FDI flows to developing economies decreased by 12% to an estimated of 616 बिलियन डॉलर। They accounted for 72% of the global GDI, the highest share on record। मेन चीज आपको डाटा याद रखना है, इंडिया का डाटा जो था, इंडिया का एफडीआई कितना बढ़ गया, 13% से बढ़ गया। ग्लोबली जो एफडीआई कितना डिक्रीज हो गया, आपका 42% डिक्रीज हो गया ग्लोबली। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया ने अनाउंस किया है 150,000 यूएस डॉलर को देने के लिए। आई रिपीट, इंडिया ने प्लेज करा है कि वो यूएन पीस बिल्डिंग एक्टिविटीज में $150,000 को देगा, एज ताकि एक गुड जेस्चर की तरफ से देगा, ताकि दुनिया में पीस बना रह सके। जो भी यूएन पीस बिल्डिंग फंड है, ताकि जो पीस बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है यूएन शांति बनाए रखने में, उसमें एक इंडिया का योगदान रहेगा $150,000 का। अगर हम इससे रिलेटेड डाटा पढ़ें कि इंडिया हैज प्लेज्ड $150,000 टू एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड for 2021 during high level replenishment conference for the peace building fund। It was announced by India's permanent representative to the US ambassador, जो कि हमें पता है कि TS त्रिमूर्ति जी इंडिया के परमानेंट US रिप्रेजेंटेटिव हैं, UN रिप्रेजेंटेटिव हैं। This pledge is on the lines of 2022 review of the United Nations peace building architecture, which provides a framework to strengthen peace building collectively। It will mobilize critical support for conflict prevention and peace building against the fund's 1.5 billion requirement for a period of 2020 to 2024। टोटल अमाउंट जो उन्होंने सेट किया है यूएन के द्वारा वो है 1.5 बिलियन डॉलर्स का। इंडिया ने कितना हेल्प एज अ डोनेशन दिया है, वो है $150,000 का। ऑलराइट, तो ये भी याद रखने की चीज है एक।
फिर आज की हम अगर लास्ट न्यूज़ पे आए, ये बहुत और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है आज की, तो इसको ज़रूर मार्क करके चलिएगा। ऑलराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का। ये कह रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, जो कि अभी 16th एडिशन हुआ था, इंडिया की क्या रैंक रही। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स मतलब क्लाइमेट की वजह से पर्टिकुलर एरियाज में या पर्टिकुलर कंट्री में कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना ज़्यादा स्केल पे कोई पर्टिकुलर अगर नेचुरल कैलेमिटी आती है या क्लाइमेट की वजह से, जैसे बाढ़ आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लड्स आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे थंडर स्टॉर्म आ गए, तो उसकी वजह से इंडिया 7वें पोजीशन पे आता है कि यहाँ पे रिस्क 7वें नंबर पर है। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग to 7th from 16th in the 16th edition of the Global Climate Risk Index. Who suffers most from extreme weather events? ये इसकी थीम रही, या फिर इसका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि who suffers most from extreme weather events. फिर इसके बारे में अगर हम देखें कि weather related loss events in 2019 and 2000 to 2019 from 5th in CRI 2020, which has been released by Germany based think tank German Watch. The list has been topped by Mozambique, followed by Zimbabwe and Bahamas. The index provides a list of worst hit countries during the extreme weather events in 2019 and 2000 से 2019 के बीच में। ठीक है, पोर्टो रिको, म्यांमार, हेती वर द टॉप 3 मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीज ड्यूरिंग द 20-year पीरियड। 20 साल का डाटा कलेक्ट करने के बाद हमारा जो एक एनालिसिस हुआ और उसके बाद जो रैंकिंग आई उसके बेसिस पर है ये। ठीक है, फिर द इम्प्रूवमेंट इन इंडियाज रैंकिंग इज CRI रैंकिंग इज ड्यू टू लो फैटिलिटीज एज पर 1 lakh of inhabitants and loss per unit of GDP due to extreme weather events such as storm, floods, heat waves and cyclones. ये जो डाटा हमारा बनाया कैसे गया कि फैटिलिटीज क्या हो रही हैं पर लैक इनहेबिटेंट्स के, मतलब 1 लाख लोगों के हिसाब से अगर पॉपुलेशन है उस कंट्री की या उस पर्टिकुलर जहाँ पे ये क्लाइमेट की वजह से कोई भी इवेंट हुआ, क्लाइमेट आपका बाढ़ आया, साइक्लोन आया, तो कितने लोगों की डेथ हुई, और फिर उसकी वजह से जो आपका कैलेमिटी थी, ये नेचुरल कैलेमिटी थी, उसकी वजह से जीडीपी में कितना लॉस आया, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कितने पैसे का नुकसान हुआ, इस सारी चीज़ को कलेक्ट करके आपका ये रैंक निकलती है। ठीक है, फिर अगर हम टॉप 5 कंट्री हिस्ट की देखें कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, वो है पहले पे हमने देखा मोजाम्बिक, सेकेंड जिम्बाब्वे रहा। ठीक है, फिर थर्ड रहा आपका द बहामास, फोर्थ पे थे जापान एंड फिफ्थ पे है मालवी एंड इंडिया रहा 7th पे। ऑल राइट, so friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparations for upcoming government exams. You can use the code VIKAS10 to get a straight 10% discount on any purchase you make. All right, so that's all for the day. Take care.